जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आए हैं एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ का जो पेपर 2 है उससे रिलेटेड हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हिंदी से संबंधित हिंदी साहित्य और उसके जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साइमल्टेनियस हमारी जो दूसरी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य में, जिसमें हम लोग वहाँ पे डिटेल्ड में भी देखने वाले हैं, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों ये दोनों क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो इनमें क्या है कि आपकी जो संपूर्ण तैयारी है यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो कि अगले महीने एग्जाम्स होने हैं, तो उससे संबंधित आप लोगों को बहुत अच्छी कंटेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, णा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है तालु, मूर्धा, वस्त्र और कंठ। तो णा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो इस तरह के अभी हमने बताया था कि किस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में का से मा तक 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इनमें टा, ठा, डा, ढा, णा मूर्धा और जीभ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, अतः इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न है, आगम वेयो पुरोड़े ही पंडिया माड़ वहंती पक्क श्रीफले अली अजिम बाहेरिये भमंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियों के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है सरहपा, कन्हपा, डोम्भिपा या कुक्कुरीपा। तो सही उत्तर है ये काव्य पंक्तियां हैं कन्हपा की। ठीक है, इसका अर्थ है, पहले वो देख लेते हैं सेंटेंस। आगम बे पुराणे ही पंडिया माण वहंती पक्क श्रीफले अली अजिम बाहेरिये भमंती। अर्थात आगम वेद पुराण को ही सर्वस्व मानकर पंडित जन उन्हें वहन करते हैं, जिस प्रकार पके हुए श्रीफल के बाहर बाहर ही भंवरे घूमते रहते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल या फिर कबीरदास। तो सही उत्तर है कबीरदास, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद। सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। फिर अगला प्रश्न है, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है शेख नबी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान। सही उत्तर है नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी मतलब संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ऑप्शंस दिया हुआ है ग्वाल कवि,
राम सहायदास, पद्माकर भट्ट या फिर सम्मन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ग्वाल कवि भी है और ग्वाल कवि भी है और पद्माकर भी है। ऑप्शन ए और सी इसमें से सही है। अब कैसे सही है तो ये देख लेते हैं कि रीतिकाल में राजाओं की प्रशस्ति, उनका गौरवगान, कीर्ति का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया जाता था, लेकिन उसमें देशभक्ति का पुट हुआ करता था। रीतिकालीन प्रबंधात्मक वीर काव्यों में लाल कवि का छत्र प्रकाश, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, ग्वाल कवि का हमीर हट, जोधराज का हमीर रासो, चंद्रशेखर का हमीर हट, सूदन का सुजान चरित्र, पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए ग्वाल कवि का हो गया कौन सा, हमीर हट, और पद्माकर का हो गया हिम्मत बहादुर विरुदावली। तो ये दोनों कवियों का नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, ए और सी यहाँ पे सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति या फिर बेनी प्रवीण। तो दोस्तों इसमें से जो रचना नहीं की है वो है बेनी प्रवीण, ऑप्शन डी। ठीक है, बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश इनकी रचनाएं हैं। रसनिधि ने बिहारी सतसई की पद्धति पर रतन हजारा नामक दोहा ग्रंथ, वृंद कवि ने वृंद सतसई, भूपति ने राज गुरुदत्त सिंह ने सतसई, भूपति जिनका नाम राज गुरुदत्त सिंह है, ने सतसई ग्रंथ की रचना की है, पर बेनी प्रवीण ने नहीं की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भ्रमर दूत के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण कविरत्न भ्रमर दूत के रचनाकार हैं। इस कृति में, भ्रमर दूत कृति में, व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम तथा गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की विवशता और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। कवि रत्न जी की एक अन्य कृति प्रेम कली है। तो दोस्तों ये जो भ्रमर दूत है ना, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था लास्ट पीजीटी पेपर में। उसमें ये पूछा गया था कि ये जो भ्रमर दूत निम्नलिखित में से किस रचना में देश प्रेम के स्थान पर गोपी विरह का वर्णन, देश प्रेम का मतलब व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम का वर्णन हुआ था और गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की विवशता का वर्णन हुआ था। तो उसमें ऑप्शंस दिया था भ्रमर दूत। ठीक है, तो सही उत्तर है भ्रमर दूत। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर इसको तुम मूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो यहाँ पे सर्ग पूछ रहा है, वासना, काम, श्रद्धा या फिर लज्जा। तो सबसे पहले इसका जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं, वो है श्रद्धा, मतलब श्रद्धा सर्ग है, ऑप्शन सी। इसका अर्थ जो है वो है, संसार तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, जैसा चाहोगे वैसा वह बनेगा, शुभ कर्म करने से कल्याण होता है, वैराग्यवान होने से तुम इच्छा मतलब काम का तिरस्कार करते हो और परिणाम यह होता है कि तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है? ऑप्शन दिया हुआ है, राज्यश्री, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ या फिर अजात शत्रु। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो हो जाएगा विशाख, ऑप्शन बी। ठीक है, विशाख नाटक
नाटक का जो कथानक है ना, वो कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। इसका नायक है विशाख, ब्राह्मण कुमार तथा नायिका है चंद्रलेखा। नरदेव, शुश्रुवा, इरावती, बौद्ध भिक्षु देवानंद इस नाटक के अन्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया या फिर कमलेश्वर। तो दोस्तों सही उत्तर है राजेंद्र यादव, ऑप्शन ए, जो कि 2001 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर इनकी एक और आत्मकथा है, वो है, क्या नाम था उसका, देहरी भाई विदेश। हाँ, देहरी भाई विदेश, वो आई थी 2005 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम या फिर सूरजपाल चौहान। सही उत्तर है तुलसीराम, सॉरी, तुलसीराम। सुविख्यात दलित चिंतक आलोचक तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में, एक है मुरदहिया 2012 ईस्वी तथा दूसरी है मणिकर्णिका 2013 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मुरदहिया और मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक के तौर पे नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट। तो सही उत्तर है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी। महाकाल 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अमृतलाल नागर का यह पहला उपन्यास था। इसका दूसरा नाम है भूख। इस उपन्यास का कथानक सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल की पृष्ठभूमि में है। इनकी भूमिका में नागर जी ने लिखा है, सन 43 के बंग दुर्भिक्ष में मनुष्य की चरम दयनीयता और परम दानवता के दृश्य मैंने कलकत्ता में अपनी आंखों से देखे थे। अकाल के कारण मनुष्य की बेबसी का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी और पूंजीवादी तत्व किस तरह सक्रिय होते हैं, उनके स्वार्थ और लोभ की दानवीय भूख को लेखक ने बखूबी चित्रित किया है। फिर है कामरेड का कोट। कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या फिर संजय। कामरेड का कोट, सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी। संजय का कहानी संग्रह है। इसकी 5 कहानियां हैं। इसमें कितनी कहानियां हैं? इसमें 5 कहानियां हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं? इस संग्रह की 5 कहानियों में से 2 कहानियां बधिया बैल और भगदत्त का हाथी में लेखक ने बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ व्यवहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने जाने वाली कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस विस्मौसधम, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी। तो सही उत्तर है ऑप्शन विशस विस्मौसधम, ऑप्शन बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक पात्रीय नाटक है। ठीक है, यह बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सूरदास सब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हरबंश लाल शर्मा। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उन्होंने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में ये कहा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों सही उत्तर है भुक्तिवाद, ऑप्शन सी। आचार्य भट्ट नायक सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है, विभावानुभाव व्याभिचारी विभावनाद्रस्य भुक्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के विभावन से रस की भुक्ति होती है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद या योगवाद नाम से प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कुंतक, विश्वनाथ, भामा या फिर आनंदवर्धन। तो सही उत्तर है कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को काव्य का जीवन घोषित किया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भड़ितिरुच्यते, अर्थात वक्रोक्ति कार्य कौशल पर आधारित वाक्य वैचित्र मतलब चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति है, जिससे नए अर्थ की उद्भावना होती है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है कालरिज, क्रोंचे, टी.एस. इलियट या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। तो सही उत्तर है क्रोंचे, ऑप्शन बी। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक बेनेदेत्तो क्रोंचे हैं। उन्होंने आत्मवादी दर्शन के आधार पर सौंदर्य सिद्धांत की व्याख्या की, जो अभिव्यंजनावाद नाम से प्रसिद्ध है। अभिव्यंजनावाद का मूल स्रोत वस्तुतः स्वच्छंदतावाद की उस प्रवृत्ति से है जो परंपरा, रूढ़ि, नियम आदि का विरोध करती है। क्रोंचे का अभिव्यंजना सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षा की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता, वरन यह काव्य या कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद एवं कवि हैं। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। यह प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के भीतर चल रहे विवादों से संबंध है। प्रेमचंद जी रामविलास शर्मा के सम्मानित लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को अपनी कला का शक्ति स्रोत मानकर साहित्य सृजन किया है। यह कृति प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सही उत्तर ही देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अदहमाण, हेमचंद्र। अब रचना काल देख लेते हैं। तो स्वयंभू पौमचर्यु उनकी रचना है 8वीं शती की, पुष्पदंत महापुराण उनकी रचना है 10वीं शती की, अदहमाण संदेश रासक है 12वीं शती की और हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन है 12वीं शती की। फिर अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे ए बी सी डी के तौर पे, तो सही उत्तर देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मतलब ए, बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर। अब देख लेते हैं ये ऐसे हैं क्यों। तो निम्नलिखित जो
रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है वो तो हमने देख लिया है। बिहारी है, जीवन काल है 1595 से 1663 ईस्वी। फिर देव कवि हैं, जीवन काल है 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारी दास जी हैं 1728 से लेकर के 1750 ईस्वी। और पद्माकर हैं 1753 से लेकर के 1833 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD के तौर पे, तो सही उत्तर हमें बताना है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पहला ए, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली। ईयर देख लेते हैं। तो ईयर में यहाँ पे दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 89 ईस्वी, गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम जो है वो है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और द्वापर 1936 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD के तौर पे। इसमें से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं बाग। ठीक है, तो अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी और बाग जो कि एक लंबी कविता है इनकी 1998 ईस्वी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।